ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। यूपी के दो बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती जी ने एक सुर में बात की। दोनों का कहना था कि ईवीएम से फर्जीवाड़ा हो रहा है, गलत तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि अगर फॉरेंसिक टीम जांच करे तो पता चलेगा कि एक शख्स ने ईवीएम पर कितने बार बटन दबाए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर गोलीबारी हुई और 2 शख्स की मौत हुई है। मरने वाले दोनों युवक जो है वो मुस्लिम समाज से हैं। तो देश भर में लोगों को लगा था कि राम मंदिर बन जाने के बाद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए राजनीतिक एजेंडा जो है वो हिंदू मुस्लिम है और उसी के बहाने एक पीआईएल टीम काम करती है, एक सर्वे गैंग काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस देश में जब कोई सरकार एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों के पक्ष में कोई फैसला करती है तो वही पीआईएल टीम कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और स्टे लग जाता है। और उसी तरह की एक टीम काम कर रही है जो तमाम मस्जिदों में सर्वे के सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद आदेश भी होता है, सर्वे भी होता है। तो क्या सांप्रदायिकता को अब अमली जामा मतलब कानूनन जामा पहनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात चुनाव की। शुरुआत में आपने वीडियो सुना, अखिलेश यादव लगातार चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां वो तमाम सवाल उठाए जो आम लोगों के जहन में है और उन्होंने साफ कहा कि इस चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। मैं कुछ मुख्य वीडियो सुनाता हूं जो अखिलेश यादव ने कहा है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीएस समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। सदियों से पीडीए का उत्पीड़न अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, पीडीए ही दर्द समझता है। सोचिए, अखिलेश यादव अभी भी दबी कुचली भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी मजबूरी हो। उसके बाद आगे बोलते हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं था, यह चुनाव बेईमानी से और वोट को लूट कर जीता गया है। जो मैं सुना रहा हूं उसका वीडियो भी आप सुनते जाइए साथ साथ। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। चुनाव के दिन निहत्तों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। नए जमाने के इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है। अगर पीडीए के अधिकारी और कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक सीट भी तरस जाती। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं
जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से पता चल जाएगा कि एक उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे, इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट डाला नहीं डाला, बूथ के अंदर किसने वोट डाला, वो किसी की जानकारी में नहीं है। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। एक और गंभीर घटना हुई है संभल की। जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी, ये सरकार ने कराया है जिससे चुनाव की धांधली पर चर्चा न हो सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये तमाम जो आरोप हैं वो अखिलेश यादव के हैं, आपने वीडियो भी सुना। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने एक तो ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अब कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, बायपोल नहीं लड़ेगी, मतलब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ईवीएम के जरिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन इस देश की मीडिया की विडंबना देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वही खबरें चलाई जाती है जो अखिलेश यादव या तमाम दलित पिछड़े दलों के बीच हो। आज मायावती जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए, लेकिन उस खबर को नहीं चलाया जाएगा। आज उनकी वो खबर चलाई जाएगी इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने अब ऐसे भी दलित समाज के नेताओं को खड़ा किया है जो उनके लिए बीएसपी को कमजोर करे। तो ये खबर तो चलाई जाएगी, लेकिन मायावती जी ने ईवीएम को लेकर जो कहा है और कांग्रेस बीजेपी पर जो हमला किया उसको लेकर नहीं बोलेंगे। वहीं
अखिलेश यादव ने जो ये कहा है, ये वीडियो एक बार फिर से सुनिए जो उन्होंने कहा, और उसके बाद कि ईवीएम में धांधली हुई है, बटन दबाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल में जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी गई है। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था ताकि ये मामला और बढ़े। अब सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया किसी कीमत पर इस देश के दो बड़े बैकवर्ड और एससी समाज के नेता की बात को नहीं उठाएगा, न उस पर कोई बहस होगा, न उस पर कोई डिबेट होगा। यही मीडिया का चरित्र है। लेकिन सवाल है कि ये बात अखिलेश यादव नहीं समझते हैं, वो बार बार उसी मीडिया में जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मायावती जी तो वैसे भी मीडिया में नहीं जाती हैं। अब बात संभल की करते हैं। आज मैं आपको इराक, फिलिस्तीन, इजराइल की खबरें नहीं दिखाऊंगा, सवाल संभल की है। सोचिए, इस देश में बिहार में जाति जनगणना हुई, वहां भी सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, लेकिन जैसे उस सरकार ने एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया तो वहां एक पीआईएल गैंग गिरोह काम करता है, जिसमें ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग होते हैं। वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रोक लगा दी जाती है। इसी तरह से जब कोई आदिवासी मुख्यमंत्री, जब सोचिए मध्य प्रदेश में मैया योजना आई, लाडली योजना नाम था उसका, वहां आया, उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं गया, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने मैया योजना शुरू की तो फिर पीआईएल दायर हो गया था, बाद में उस पीआईएल को रद्द कर दिया गया। बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके खिलाफ पीआईएल दायर किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद पीआईएल हो गया। इस देश में जब भी कोई एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में फैसला होता है, बीपी सिंह साहब ने जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन लागू किया तो पीआईएल हो गया। कोर्ट गए, उनको मौका मिल जाता है, उन्होंने सिस्टम लागू कर दिया, कोलिजियम सिस्टम ला दिया। एससी एसटी ओबीसी के जो पढ़े लिखे और जो लड़ने वाले लोग थे उनको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया गया। जातिवाद के खिलाफ वही लड़ेगा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा। अब बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अब एससी एसटी का वर्गीकरण कर दिया गया है, दोनों को धारा काय कर दिया गया, बट गया, जबकि रिजर्वेशन ही किसी को नहीं देंगे। न एनेक्स्चर 1 को ओबीसी को देते हैं, न एनेक्स्चर 2 को देते हैं। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लगाया गया, पिछड़ा अति पिछड़ा किया गया। क्रीमी लेयर लगाया इसलिए गया कि जो पढ़ा लिखा ओबीसी का तबका है वो इस लड़ाई से बाहर हो जाए। पिछड़ा अति पिछड़ा इसलिए किया गया, लेकिन दोनों को नहीं दे रहे हैं। ठीक एससी समाज के साथ भी यही होगा। एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 पिछड़ा दलित समाज में जिन्होंने किया है उनको भी नहीं देंगे। ये देने वाले किसी को नहीं है, लेकिन ये वोट के रूप से, सामाजिक रूप से आप एकजुट होंगे, वो भी नहीं होने देंगे। इसी को हम लोग महीन जातिवाद कहते हैं। और ऐसा ही एक गिरोह काम करता है जो लगातार, सोचिए, तमाम, एक वर्शिप एक्ट है 1991 का, या तो आप उस कानून को बदलिए, और उस कानून को बदलने का मतलब है कि तमाम, ऐसा होना कि तमाम मंदिर और मस्जिद का सर्वे हो जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए। आज 2 मुस्लिम समाज के युवकों की मौत हो गई गोली लगने से संभल में। एक बड़ा गिरोह काम करता है, सोचिए। और आप एक विडंबना और देखिए, आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कभी भी एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में फैसले नहीं आते हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन को गया तो उसमें क्रीमी लेयर लग गया, एससी एसटी का फैब्रिक उसमें बांट दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। इकोनॉमिक बिगर सेक्शन का रिजर्वेशन भी कोर्ट ले गए लोग, तो उसमें रोक नहीं लगाई गई, रातों रात हो गया। जाति जनगणना पर लोग जाते हैं तो कोर्ट रोक लगा देती है। तो आप समझिए कि इस देश में न्याय पाना कितना आसान है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप ऐसे लोगों को नेता चुन रहे हैं जिनकी या तो सामाजिक समझ नहीं है, या राजनीतिक समझ नहीं है, या जो सड़कों से खाक छानकर नहीं आए। आपको मायावती जैसे नेता को चुनना पड़ेगा, आपको चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को चुनना पड़ेगा, फिर से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो सड़कों से संघर्ष करके आए थे और जो जाति के दर्द को समझते थे। अखिलेश यादव अभी भी बोल रहे हैं, उन्होंने वीडियो बोला कि पीडीए का दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन वो दबी जुबी छुपान में बोलते हैं। खैर, धीरे धीरे ही सही, इस देश में सोशल मीडिया की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग इस दर्द को समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संभल में जो भी हो रहा है, मैं खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कह रहा हूं, किसान अल्पसंख्यकों से कह रहा हूं कि आप बेरोजगारी के खिलाफ लड़िए, अंधविश्वास के खिलाफ लड़िए,
देश की सेना के मजबूती के लिए लड़िए, देश को विज्ञान तकनीक के मजबूत पर करने के लिए लड़िए। धर्म के नाम पर आपको लड़ाकर आपके जीवन को बर्बाद किया है। ठीक कहा एक एसपी बिश्नोई ने संभल का। वो कह रहे थे मुस्लिम समाज को कि अपना जीवन बर्बाद मत करो अपने नेताओं के कहने पर। ये लागू सभी लोगों के लिए होता है। उस एसपी के बयान से मैं सहमत हूं। आप धार्मिक हिंसा में किसी भी वर्ग के हो मत जाइए, लेकिन सोचिए अब समय वो हो गया है कि एक पीआईएल गिरोह है जो आरक्षण के खिलाफ पहले था, अब वो हिंदू मुस्लिम में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। खैर देर सवेर ही सही, अखिलेश यादव तमाम दर्दों को समझ रहे हैं और उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। मायावती जी का बयान हो या अखिलेश यादव का बयान हो, दोनों लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। आज़ादी के 75 साल हो गए। आज़ादी के बाद SC ST की सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। 90 के बाद जब जगदेव बाबू की शहादत हुई, जब रामस्वरूप वर्मा, सोहेलाल पटेल, मान्यवर साहब का आंदोलन चला, जब इस देश में लालू यादव, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जैसे, बाबू जगजीवन राम जैसे राजनेताओं का उदय हुआ, तब जाकर इस तरह के ईवीएम लाया गया। और ये कांग्रेस बीजेपी दोनों दोषी और आज लोकतंत्र कराह रही है। क्या अब ईवीएम के बहाने वोट लूट हो रहा है? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।